डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे किसी एक गुड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा मल्टीमीडिया है उसके लिए आज रिच डेटा की ज़रूरत है। The need for multimedia rich data has been greatly and rapidly increasing। और जो हमारा रिच डेटा होता है उस डेटा के लिए हमें हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हमें हाई मेमोरी चाहिए। नॉट ओनली द डाटा, अगर डाटा एनालॉग नहीं है या फिर एनालॉग फॉर्म में एनालॉग डाटा डिजिटल नहीं है या फिर डाटा आपका एनालॉग फॉर्म में है, तो सबसे पहले उस डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इनिशियली जो हमारा मल्टीमीडिया डेटा है वो आपका बिट्स और बाइट्स में स्टोर होता है। फॉर दिस डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर डिजिटली, इसके लिए डेटा को प्रोसेस किया जाता है और डिजिटली स्टोर किया जाता है। सबसे पहले ये जो आपका डेटा है इसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल वन में कन्वर्ट किया जाता है और यही हमारी डिजिटल प्रोसेसिंग कहलाती है। एनालॉग टू डिजिटल आप कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए। स्टूडेंट्स, आज जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया से भी एक रिच एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन डायग्राम्स को देखें तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो हमारा ये जो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है वैल्यू वर्सेस टाइम, इसमें एनालॉग सिग्नल क्या होता है, स्टैटिक डायनेमिक नहीं है, बिल्कुल डायनेमिसिटी है इसमें, ये लगातार चेंजेस होते रहते हैं इसमें। बट अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो वो हमारे एक स्टैटिक सिग्नल एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड पे आके उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स हो जाती है। स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल डेटा फॉर्म टू इट्स एनालॉग फॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल प्रोसेसिंग। एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में चेंज करना ही डिजिटल प्रोसेसिंग कहलाता है। द मोस्ट कॉमन सिचुएशन वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व इज द डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग। जो हमारी मोस्ट कॉमन प्रोसेसिंग है वो ये है कि जो आपने ऑडियो प्रोसेस किया, ऑडियो आपका एनालॉग फॉर्म में है, उसको हम डिजिटली कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम DAC भी कहते हैं। दिस प्रोसेस यूजेज ए कन्वर्टर। देखिए, अगर आपको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है या फिर एनालॉग को डिजिटल में आपको कन्वर्ट करना है, आप साइन वेव को कोसाइन वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोसाइन वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कन्वर्टर्स की हेल्प लेनी होती है। तो एक तो हमारे पास में डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है, इसका द रिवर्स प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा मल्टीमीडिया है वो हमारा एक रिच मीडिया है जिसमें कि हम हाइपर मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी और हाईली पावर्ड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें किस किस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। मल्टीमीडिया हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। जो हमारा मल्टीमीडिया हार्डवेयर होता है उसमें हमारे पास में फॉलोइंग थिंग्स होती हैं। पहला, हमारे पास में प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा, हमें हाईली एफिशिएंट मेमोरी चाहिए, USB डिवाइस चाहिए हमारे लिए, हमें ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए GPU चाहिए, एक हार्ड ड्राइव चाहिए ताकि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें, एक हाईली एफिशिएंट मॉनिटर होना चाहिए जिसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हों, एक्सटर्नल स्टोरेज और ऑप्टिकल डिवाइस की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो हमारा डिपेंड करता है जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU ब्रेन भी कहलाता है किसी कंप्यूटर का। और सारी की सारी प्रोसेसिंग
आपकी डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेसर किस तरीके का है। जैसे जैसे मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, आपने देखा होगा जितने भी प्रोसेसर्स आते हैं उन सबकी एक स्पीड लिखी होती है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.5 गीगाहर्ट्ज़। इट मीन्स इतनी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की। मल्टीमीडिया डिवाइस रिक्वायर्स मोर पावरफुल CPU लाइक AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस एंड इंटेल। जो हमारी मल्टीमीडिया डिवाइसेस हैं उनमें भी आजकल हमें हाईली पावरफुल CPUs, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में देखा होगा कि जो हमारे इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं या फिर जो हमारे AMD के प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे क्या हैं, हाईली एफिशिएंट प्रोसेसर्स हैं। CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। द CPU इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर सेम है बट एक स्लाइटली डिफरेंस होता है। जब आप सारी की सारी थिंग एक सिंपल मदरबोर्ड पे लगा देंगे, एम्बेड कर देंगे, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर बन गया। पहले क्या होता था, मदरबोर्ड अलग है, प्रोसेसर अलग है, उनके बीच में वायर्ड की कनेक्टिविटी की जाती थी, मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जितने भी आपके प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CPU, अगर हम CPU के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शंस होता है इंटरप्रेट डेटा और इनपुट गिवन टू इट। जो भी डेटा आपने इनपुट किया, जो भी डेटा सबमिट किया गया, उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा को इंटरप्रेट करना, ये CPU का मेन वर्क होता है। एसेस लॉजिक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई, फॉर एग्जांपल लिखा गया A+B=2 या फिर कहीं पे कोई ग्राफिक ड्राइंग की गई, सर्कल बनाया गया, तो पहले उसके लॉजिक को असेस करना है कि इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये ऐसा वर्क क्यों, जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में लेके जाया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आई उसको प्रोसेस किया गया, उसको रिसीव किया गया, उसके बेसिस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया गया। नाउ जो भी इनपुट दिया गया है, जो भी इनपुट इंटरप्रेट दिया गया है, उसके बेसिस पे जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए वो आपका CPU लेकर आता है। इट मीन्स CPU प्रोड्यूसेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, जब भी इनपुट डिवाइसेस हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सब के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन सब के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। CPU इन सब के कंट्रोल्ड कॉम्बिनेशन, CPU इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इट मीन्स CPU कंट्रोल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर यूनिट, दैट इज़ मेमोरी। देखिए, विदाउट मेमोरी आप अपने डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। जो भी इनपुट आएगा वो सबसे पहले कहीं ना कहीं जाके सेव होगा, तभी वो डेटा प्रोसेस होगा। चाहे वो आपका डेटा मेन मेमोरी में सेव हो या फिर वो डेटा आपका CPU रजिस्टर्स में सेव हो। तो स्टूडेंट्स, मेमोरी बेसिकली है क्या? हम ये कह सकते हैं मेमोरी जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर। मेमोरी एक पीस ऑफ पेपर की तरह है जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, उसको इरेज करते हैं, दोबारा उसको लिखते हैं, दोबारा इरेज करते हैं। या फिर हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी और नॉर्मली रिफर टू एज द मेमोरी इज़ द कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कंपोनेंट। वो कंप्यूटर का एक रिकॉर्डिंग कंपोनेंट है जो कि एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और जो भी आपका डिजिटल डेटा होता है उसको रिटेन करता है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टोरेज जिसे हम कहते हैं रैम, वो क्या है? आपकी वोलेटाइल है, अनस्टेबल है।
मीन्स डेटा यहाँ पर परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकता है। जैसे ही जब तक इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है तब तक डेटा आपका रैम में रहता है। जैसे ही पावर स्विच ऑफ होती है डेटा वहाँ से क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ रैम की टर्म्स में देखिए, जो मोस्ट जितने भी हमारे आजकल करंट डेस्कटॉप आ रहे हैं उसमें हमारे पास में DDR SDRAM आ रही है, मीन्स डबल डेटा रेट सिंक्रोनस आ रही है, मीन्स डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आजकल हमारे पास में जितने भी, चाहे हम मोबाइल्स की बात करें चाहे हम लैपटॉप्स के, उसमें आपको DDR3 या DDR4 रैम देखने को मिल जाएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू सिंक्रोनस डेटा और सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, जैसे जैसे मेमोरी का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की, या फिर हम कह सकते हैं जो भी ट्रांसफ़र रेट होता है डेटा का, जैसे आपको C ड्राइव से D ड्राइव में डेटा कॉपी करना है, या फिर आप किसी पेन ड्राइव से डेटा हार्ड ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं, तो इसमें एक टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, टाइम कम लगेगा। स्टूडेंट्स, जो हमारी DDR SDRAM जो होती है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू SDRAM। नाउअडेज वी हैव DDR4 SDRAM। आजकल हम DDR4 रैम का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसके ट्रांसफ़र रेट की बात करें, डेटा को प्लेस किसी एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट डबल है इन कंपैरिजन टू DDR2। एग्जाम्पल के लिए, सपोज़ हमारे पास में एक बस है। देखिए, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया हुआ है। बस बेसिकली क्या, एक सिंगल लाइन है जहां आप जिसके थ्रू डेटा को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। विद ए बस फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़, DDR SDR रैम परफॉर्म ए मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट ऑफ 1600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अगर हमारे पास में बस की फ्रिक्वेंसी इतनी है तो DDR जो रैम होगी केवल 1600 MB पर सेकेंड डेटा को ट्रांसफ़र करेगी। बट DDR2 की अगर हम बात करें, इसका जस्ट डबल, दैट इज़ 32 MB पर सेकेंड। इट मीन जस्ट डबल इसका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र रेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, DDR2 या DDR4 रैम की बात करें तो वो हाई स्पीड स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं। इसका जो मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट है वो है इसकी स्पीड। इससे हम एक हाई स्पीड स्टोरेज डेटा को सेव कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास में अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारी पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, या फिर हमारे पास हम माइक्रो SD कार्ड है। तो इट मीन्स जैसे जैसे रैम का साइज़ इंक्रीज़ होगा हमारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।